नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। राजधानी एक्सप्रेस का वक्त हो चला है और सबसे पहले खबर उत्तराखंड उपचुनाव को लेकर के आपको दे देते हैं। दरअसल उत्तराखंड उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मैंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। देवभूमि में चुनावी नतीजों के बाद से कांग्रेस में इस वक्त खुशी की लहर है। 10 जुलाई को हुई थी उपचुनाव की वोटिंग और 13 जुलाई को नतीजे सामने आए थे। उत्तराखंड के 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम बड़े ही संकेत दे रहे हैं। मैंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। इसमें मैंगलोर विधानसभा सीट बहुजन समाज पार्टी विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद ये खाली हुआ था। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट के पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने लोकसभा चुनाव के दौरान पाला बदल लिया था और बीजेपी के साथ उन्होंने अपना हाथ मिला लिया था और इसी कारण यह सीट खाली हुई थी। दोनों सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव हुआ था। शनिवार को जारी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम में दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। दरअसल इस वक्त कांग्रेस उपचुनाव में कई जगहों पर कमाल कर रही है और यही वो कारण है जिस वजह से इस वक्त कांग्रेस में खुशी की लहर खासतौर पर देखी जा रही है। वहीं उत्तराखंड की बात अगर की जाए तो उत्तराखंड में जिस तरीके से कई ऐसी सीटें जो कि बीजेपी के खाते में थी, लेकिन इस बार बीजेपी को कई जगहों से हार का सामना करना पड़ा है। कई सीटें भी अब तक गंवा चुकी है बीजेपी और इसी पर इस वक्त जहां कांग्रेस बिल्कुल कॉन्फिडेंट मूड में नजर आ रही है, ऐसे में लगातार ये देखा जा रहा है कि कैसे कांग्रेस बेहद ही खुश है और इस खुशी का इजहार वो कैसे कर रही है। इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं। तो उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर के इस वक्त खुशी का माहौल है। देवभूमि में 2 सीटों पर हुआ था यह उपचुनाव। बद्रीनाथ और मैंगलोर सीट पर उपचुनाव करवाया गया था। बद्रीनाथ सीट से गजेंद्र सिंह भंडारी ने बीजेपी से चुनाव लड़ा था और बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस से लखपत बुटोला ने चुनाव लड़ा था। मैंगलोर सीट से करतार सिंह भड़ाना थे तो बीजेपी प्रत्याशी मैंगलोर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार थे काजी निजामुद्दीन। और कल शाम आए उपचुनाव के नतीजों से ये पता चलता है कि इस वक्त कांग्रेस के लिए बेहद ही अच्छा समय चल रहा है। 10 जुलाई को हुई थी उपचुनाव की वोटिंग और कांग्रेस ने बद्रीनाथ और मैंगलोर में अपना परचम लहरा दिया है। तो जीत के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है। झूमते वे तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस जिस तरीके से उम्मीद लगाए बैठी थी कि इस बार के उपचुनाव में वो कमाल करेगी और साथ ही जिस तरीके की मेहनत कांग्रेस इस वक्त कर रही है जमीनी स्तर पर उतर करके, उनके कार्यकर्ता हो या फिर खुद राहुल गांधी क्यों ना हो, तो इसी का कहीं ना कहीं फायदा इस वक्त कांग्रेस को कई जगहों पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ठीक ऐसा ही इस वक्त देवभूमि में भी देखा गया है। तो अब आपको बताते हैं कि उपचुनाव परिणाम के बाद से उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है। दरअसल मैंगलोर सीट पर बीजेपी ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की थी, ये कहना है हरीश रावत का। बीजेपी ने किया था लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास। हरीश रावत की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र तब किया गया जब इस वक्त कांग्रेस अपना परचम उत्तराखंड की दोनों सीटों पर लहरा चुकी है। उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये हरीश रावत ने कहा है, क्योंकि इस वक्त जीत पूरी तरीके से कांग्रेस के हाथों में है और जहां कांग्रेस जीत का स्वाद चख रही है, कार्यकर्ताओं में जोश है, तो वहीं दूसरी ओर हरीश रावत ने मौका नहीं गंवाया। बीजेपी पर निशाना साधने से वो नहीं बचेंगे और साथ ही बीजेपी पर इस वक्त उन्होंने जो कटाक्ष किया, ये कहा है कि जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग का मामला आप देखते हैं वो बीजेपी ही कराने की कोशिश करती है। तो वहीं लखनऊ कांग्रेस ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाया गया। बद्रीनाथ उपचुनाव में मिली जीत के बाद से पोस्टर लगा है और अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में मिला आशीर्वाद। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला, धर्म की जीत हो, अधर्मियों का विनाश हो। ये पोस्टर दरअसल लखनऊ में लगाया गया है और लखनऊ कांग्रेस ऑफिस के बाहर ही इस पोस्टर को चस्पाया गया है। एक पोस्टर जिसे लखनऊ में चस्पाया गया है जिसमें बद्रीनाथ उपचुनाव में मिली जीत के बाद से कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा। पोस्टर में लिखा है, अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला। पोस्टर में आगे ये भी लिखा है,
धर्म की जीत हो, अधर्मियों का विनाश हो। एक और जहां बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है धर्म के रास्ते पर चलने का, तो वहीं इस और भी तंज कसने का काम इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने किया। हालांकि अयोध्या का जिस तरीके से जिक्र इस पोस्टर में किया गया है, कांग्रेस के खाते में सीट नहीं गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी जिसका गठबंधन है इंडिया अलायंस के साथ, तो ऐसे में इसी वजह से इंडिया अलायंस की उस जीत को भी सेलिब्रेट किया गया है कांग्रेस की तरफ से। और समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद वहां से जीते अयोध्या और बद्रीनाथ दोनों का जिक्र किया गया। बद्रीनाथ में कांग्रेस को ये सीट मिली है और इसी को लेकर के तंज कसते हुए एक पोस्टर लखनऊ में चस्पाया गया है। तो कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है और पार्टी के 1350 से अधिक पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी साथ में शिरकत करेंगे। तो सीएम धामी महेंद्र भट्ट करेंगे शिरकत और आगामी सांगठनिक और चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ता भी सम्मानित किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसमें एक और जहां सीएम धामी, तो वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल भी शामिल होंगे। और ये जानकारी भी साझा की जा रही है कि इस बैठक के दौरान एक और जहां कई ऐसे नेता जिन्होंने अपना कार्यकाल बेहतरीन तौर पर निभाया है और उनका प्रदर्शन चुनाव के दौरान भी बेहतरीन साबित हुआ, उन कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही बीजेपी अब आगे की रणनीति तैयार करने में जुट चुकी है, क्योंकि बीजेपी इस वक्त बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से कई सीटें इस वक्त बीजेपी के हाथों से खिसक रही हैं और ये वजह मानी जा रही है कि बीजेपी लगातार अभी से जुट चुकी है। भले ही विधानसभा चुनाव 2027 में क्यों ना हो, लेकिन समय के साथ बीजेपी को इस बात पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जिन सीटों को अब तक बीजेपी ने गंवाया है, उन सीटों को वापस उन्हें जीतना है, तो इसके लिए पहले से कमर कसकर तैयार होना पड़ेगा। और यही कारण माना भी जा सकता है कि इस वक्त बीजेपी में कई बैठकों का दौर चल रहा है। तो उत्तराखंड के नाम दर्ज हुआ एक और कीर्तिमान। नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड को शीर्ष स्थान दिया गया है। उत्तराखंड ने एसडीजी में लगाई ऊंची छलांग, तो एसडीजी में शीर्ष स्थान उत्तराखंड को इस वक्त मिला है और इस स्थान के मिलने पर सीएम धामी का बयान भी सामने आया। अग्रणी राज्य बनने की दिशा में बढ़ रहा है उत्तराखंड। राज्य में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की गई है। राज्य का विकास करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023 और 24 के लिए नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट को जारी कर दिया। उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर यह है कि इस रिपोर्ट में प्रदेश ने पहला स्थान पाने में कामयाबी भी हासिल कर ली है। नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य के तहत राज्यों की आर्थिक से लेकर दूसरी विकास की गतिविधियों के आधार पर रैंकिंग तय करता है, जिसमें इस बार उत्तराखंड ने ऊंची छलांग लगाई है। इसी पर सीएम धामी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्य में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करते हुए विकास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है कि सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में पहले नंबर के राज्यों में आया है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और हर दृष्टि से उत्तराखंड समेकित रूप से विकास की ओर आगे बढ़े, उसके लिए पूरा नियोजन और प्रबंधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं प्रदेशवासियों को सबको बधाई देता हूँ। तो वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर की तैयारियां जारी है। शहर में कई जगह पर इस वक्त साफ सफाई भी की जा रही है। 22 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा और यात्रा को लेकर के शौचालयों का इंतजाम भी जगह जगह पर किया गया है। साथ ही जानकारी आपको दे दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर के अब नगर निगम भी पूरी तरीके से तैयारी में जुट गया है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और इससे पहले ही
नगर निगम तैयारी कर रहा है। यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु हर रोज हरिद्वार आते हैं। ऐसे में शहर में साफ सफाई बनाए रखना नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सफाई के लिए 1000 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है और मुख्य नगर आयुक्त अरुण चौधरी ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि 100 मोबाइल शौचालय, 240 अस्थायी शौचालय और 800 स्थायी शौचालय बनाए जाएंगे। इस विशेष व्यवस्था से कांवड़ यात्रा के दौरान शहर में स्वच्छता बनी रहेगी और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात की गई थी कांवड़ यात्रा के तहत में, ये पहले से ही तैयारी की जा रही है। तो फिलहाल कांवड़ यात्रा को लेकर के तमाम जो जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल हर साल इसी तरीके की तस्वीर आप देखते हैं। जब भी कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली होती है, पहले ही सरकारें प्रशासन और शासन को यह आदेश जारी कर देती है कि तमाम सुविधाओं का ख्याल बखूबी रखा जाना चाहिए। तैयारियां की जा रही हैं 2024 के कावड़ मेला के लिए। उसमें सबसे पहले हमने अपनी मैन पावर जो है उसमें 1000 एक्स्ट्रा मैन पावर जो है वो डिप्लॉयमेंट की कार्रवाई हमारी पूर्ण हो चुकी है। जो कल से हमारी मैन पावर जो है वो फील्ड में उतर जाएगी। इनके द्वारा सफाई के जितने कार्य हैं वो करवाए जाएंगे और हमारा जो रूटीन स्टाफ है वो कार्य में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त 1000 लोग और जो हैं इनसे भी सफाई का कार्य जो है उसमें सहायता ली जाएगी। तो फिलहाल यात्रा को लेकर के देखिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि हरिद्वार में नगर निगम को भी आदेश जारी किया गया है कि साफ सफाई का, स्वच्छता का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तो आपने कांवड़ यात्रा के बारे में तो जानकारी हासिल कर ली, लेकिन कांवड़ क्या है ये भी समझ लीजिए। बांस की लकड़ी से ये कांवड़ बनाई जाती है। बांस की लकड़ी और कलश से पूरा कांवड़ यात्रा की जो रूपरेखा है उसको तैयार किया जाता है और इसी को कांवड़ कहा जाता है। बांस की लकड़ी से बने डंडे के दोनों सिरों पर डोरियां बांधी जाती है और डोरियों के सहारे लटकाए जाते हैं 2 कलश। कलशों में भरा जाता है पवित्र नदियों का पानी। गंगा, नर्मदा, क्षिप्रा जैसी पवित्र नदियों का जल इन्हीं दोनों कलश में भर करके और अपने कंधे पर कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। कांवड़ियों की तरफ से इस कांवड़ को कंधे पर ढो करके पूरी यात्रा तय की जाती है। बांस नहीं मिलने पर शुभ लकड़ियों से भी बनाया जाता है कांवड़। कांवड़ को रंग बिरंगे चमकीले पताकों और फूलों से भी सजाया जाता है। कांवड़ पर भगवान शिव के प्रतीक भी बनाए जाते हैं, जैसे कि त्रिशूल, नाग, नंदी, बैल और शिवलिंग आदि भी जड़े होते हैं। धातु, लकड़ी या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं भोलेनाथ के प्रतीक। और इसी वजह से जब आप कभी भी कांवड़ यात्रा को देखेंगे तो इन बातों को जरूर गौर कीजिएगा कि किस तरीके से उस बांस की लकड़ी का सहारा लिया जाता है कांवड़ को तैयार करने के लिए और इन्हीं कांवड़ियों के कंधे पर वो उस कांवड़ को रख करके अपनी पूरी यात्रा तय करते हैं। और इस तस्वीर में भी आप देख पा रहे होंगे एक कांवड़िए को जो अपने कंधे पर इस कांवड़ को रख करके ले जा रहा है और इस कांवड़ में कैसे दोनों तरफ डोरियां बंधी हुई है और उन डोरियों में जो कलश बंधे हुए हैं उन्हीं कलश के भीतर जो पवित्र नदियां हैं भारत में उनका जल भरा जाता है। तो पूरे राज्य में इस वक्त बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश से आवागमन पूरी तरह ठप हो रहा है। जगह जगह भूस्खलन का भी खतरा बरकरार है। चक्राता मोटर मार्ग पर खतरा अभी भी गहराया हुआ है। जॉन झज्रेट मोड़ की हालत खस्ता बताई जा रही है। उत्तराखंड में लगातार बारिश से जनता बेहद ही परेशान है। लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन, लैंडस्लाइड जैसी दुर्घटना की कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं। विकासनगर के चक्राता कालसी मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड जैसे हालात हो गए हैं, जिससे कि आमजन को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। झज्रेट मोड़ को जौनसार की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। ये रास्ता आसपास के करीब 400 से ज्यादा गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम करता है। स्थानीय लोगों की माने तो वो इस रास्ते पर कई दशकों से जान हथेली पर लेकर के गुजरने को मजबूर है, लेकिन कोई भी सरकार इस समस्या का ध्यान ही नहीं दे रही है और न ही इस समस्या का निपटारा अब तक किया गया है।
तो उत्तराखंड में कई ऐसे दुर्गम रास्ते हैं जिनको मरम्मत की जरूरत अक्सर मानसून के समय में खास तौर पर पड़ती है, लेकिन एक और जहां पहाड़ मानसून के समय में खास तौर पर दरकते हैं, भूस्खलन जैसी वहां पर परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो इस बीच लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि मानसून के समय अगर रास्तों को शायद दुरुस्त कर दिया जाता तो ऐसी घटनाएं ना होती और बार बार इस तरीके से भूस्खलन या फिर मार्ग अवरुद्ध ना होते। और इसको लेकर के लगातार कई बार अपील भी की गई है, लेकिन अब तक इस मामले पर निपटारा नहीं हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल लक्सर में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी हुई है। पैथोलॉजी लैबों पर विभाग ने एक्शन लिया है। छापेमारी में अब तक 5 पैथोलॉजी लैब बंद कर दिए गए हैं, जबकि सीएमओ के निर्देश पर छापेमारी की गई है। लक्सर में कैसे अवैध और नियमों के खिलाफ पैथोलॉजी की लैब चलाई जा रही थी, स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी इस दौरान की और इसी बीच 5 पैथोलॉजी लैब को बंद कर दिया गया। साथ ही उन पैथोलॉजी लैब पर जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं कार्रवाई से लैब संचालकों में इस वक्त हड़कंप की स्थिति पैदा हो चुकी है और इसके अलावा कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग का एक्शन भी जारी है, जहां पैथोलॉजी लैबों पर छापेमारी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कई ऐसे पैथोलॉजी लैब बताए जा रहे हैं जहां पर जब छापेमारी की गई तो 5 पैथोलॉजी लैब को बंद कर दिया गया। कार्रवाई से लैब संचालकों में इस वक्त हड़कंप का माहौल है। सीएमओ के निर्देश पर ही इस छापेमारी को अंजाम दिया गया। लक्सर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से छापेमारी की गई थी, जिस दौरान इन 5 पैथोलॉजी लैब के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई और ये पता चला कि किस तरीके से यहाँ लोगों को बेवकूफ बना करके उनके कई ऐसे टेस्ट किए जाते थे जिसको लेकर पूरी तरीके से प्रमाणित तौर पर उनको सर्टिफिकेट नहीं मुहैया कराया जा पा रहा था। अब ऐसे में इन 5 पैथोलॉजी लैब को बंद कर दिया गया है। कल भी हम लोगों ने 6 लैब को बंद किया था और उनकी रिपोर्ट सीएमओ सर को भेज दी है, माननीय मंत्री जी को भेज दी गई है। पूरे उत्तराखंड के अंदर माननीय मंत्री जी के अनुसार जितने भी लैब होंगी, कोई भी हो, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना डॉक्टर के, बिना सीए के रजिस्ट्रेशन के बिना कोई संचालित नहीं की जाएगी। ये निरीक्षण किया जा रहा है कि जो भी लैब बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं और बिना किसी डॉक्टर के जो लोग नाम लिख रखा ऐसे संचालित नहीं की जाएंगी, क्योंकि जब इनका डायग्नोस सही नहीं बन पाएगा तो क्या इलाज किया जाएगा। हमारे सीएम साहब के निर्देशन में हम लोगों को ये निर्देशित किया गया है कि इन लैबों को तुरंत बंद कराइए। पहले अपना जुर्माना देंगे जो भी इनका विधि के हिसाब से होगा, और अगर इनके पास कोई पेपर नहीं है तो इनको बंद करा जाएगा हमेशा के लिए। और वहीं हरिद्वार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है और पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। 1 दर्जन मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। हरिद्वार की झबरेड़ा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय 2 पहिया वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही गिरफ्तार करने में सफलता भी हाथ लगी है पुलिस की। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की गई 1 दर्जन बाइक भी अब तक बरामद कर ली है। आरोपी चोरी किए गए वाहनों को काट करके उनके स्पेयर पार्ट्स अलग अलग जगहों में बेच दिया करते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। तो अब इनसे और पूछताछ की जा रही है कि ये कितने लंबे समय से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे और जिस तरीके से इनके पास से दर्जनों बाइक बरामद की गई है उसके बारे में भी जानकारी पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिर अब तक कितनी ऐसी बाइक्स है जिनकी चोरी की गई, उनके स्पेयर पार्ट्स निकाले गए और साथ ही ब्लैक मार्केट में बेचा गया है। तो लक्सर में विजिलेंस टीम ने बड़ा एक्शन किया है। शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षा अधिकारी अयाउद्दीन पर गंभीर आरोप के तहत में ये गिरफ्तारी की गई। शिक्षा से 10,000 रिश्वत लेने का आरोप है। लक्सर में शिक्षक से 10,000 रुपए के रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस टीम ने खानपुर ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी अयाउद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। एसपी विजिलेंस रेणु लोहानी ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि आरोपित अधिकारी ने जांच में क्लीन चिट देने के लिए शिक्षक से 10,000 रुपए बतौर रिश्वत मांगी थी। शिक्षक ने इसकी शिकायत विजिलेंस टीम को दी थी, जिसके बाद से गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है।
तो घूस लेते मास्टर साहब को जिस वक्त पकड़ा गया उसी वक्त तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल क्लीन चिट की मांग करते हुए घूस की गुहार लगाई गई थी और इसी वक्त जब पूरी टीम को जानकारी दी गई तो शिक्षा अधिकारी को इस मामले में इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। आया नाम के, तो इन्होंने क्या क्या सभी शिक्षकों मतलब पीड़ित कर रखा था कि सबसे पैसा चाहिए था, किसी बहाने से किसी पे कैसा किसी पे कैसा किसी पे कैसा। मेरे से भी इन्होंने पहले भी 10,000 रुपये लिए, इस महीने फिर 10,000 की मांग करे थे। तो कल मुझे अपने ओम को बुलाया कि वहीं पे आ जा, मैं उनके ओम पर चला गया, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है सब। वो बोल रहे कि भाई 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। सर मैंने पिछले महीने दिए ही है, हर महीने स्कूल बंद रहे। अगली बड़ी खबर जोशीमठ से है। जोशीमठ के पास अवरुद्ध सड़क मार्ग को खोल दिया गया है। दरअसल बोल्डर गिरने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हुआ था, यानी कि बंद हुआ था, और सभी वाहनों के लिए इस वक्त सड़क मार्ग को खोल दिया गया है। पैदल यात्रियों के लिए सड़क मार्ग खोला जा चुका है। चमोली पुलिस ने एक्स पर इस बात की जानकारी साझा की है। उत्तराखंड के जोशीमठ के पास बंद हुए सड़क मार्ग को पैदल यात्रियों और सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। सड़क पर बड़े पत्थरों और मलबा आने की वजह से सड़क मार्ग बंद हो गया था, लेकिन अब उस मार्ग को दोबारा से खोला जा चुका है। तो उत्तराखंड पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भी लोगों की सहायता उस दौरान कर रहे थे जिस वक्त ये मार्ग बंद था और एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने में मदद की जा रही थी। लेकिन अब इस बात की जानकारी सामने आई है कि जो मार्ग अब तक बंद था जोशीमठ में, अब उस मार्ग को खोल दिया गया है। ये जो हमारे लिए बिहारियों के लिए बहुत काफ़ी चुनौतियाँ थी, जो कि अचानक हमारे पास जो है काम लगा रहे थे, एक मशीन हमारा नीचे दब गया था। कुछ ऐसे पत्थर आ रहे जो कि शूटिंग स्टोन थे, जो हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर बाद में हम लोग उसको रिस्टोर कर लिए। अभी हम यात्रा के लिए पूरा सुचारू कर दिया है। नहीं, हाईवे व्हीकल इसलिए रोका गया है क्योंकि छोटी गाड़ियाँ बहुत हैं, इनको ही क्रॉस किया जा रहा है। बाद में हाईवे व्हीकल भी निकाला जाएगा। हमारे पास मशीनें कम से कम मैक्सिमम जगह जगह से मंगा लिए थे। 7 एक्सक्यूवेटर थे, राग डीलर थे। काफ़ी हम मशीनें जैसे भी 6 लगा दिए थे। काफ़ी मशीनें लगा दी, जितना हमें ज़रूरत था उतना हम लगा दिए थे। एक आते थे, दूसरा लगा देते थे। इसी टाइप से हम लोग काम करके सुचारू कर दिए यात्रा। और इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।